रसखान के इस उपवन वाटिका में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बहुत दूर दूर से पर्यटक और जो भी भक्त इसको सुन पा रहे हैं वो नियमित रूप से आ रहे हैं। आज द्वितीय दिवस एक ऐसी यादगार के रूप में संध्या आरती के पश्चात एक ऐसी लघु नाटिका आपके समक्ष प्रस्तुत होगी जो ब्रज प्रांत के भक्त प्रवर सावंत सिंह और बनी ठनी के ऊपर, उनके जीवन चरित्र के ऊपर। मैं बता दूं, राजा सावंत सिंह, जिनको बाद में हम नागरी दास के नाम से जानते हैं, वो एक ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व के धनी थे कि जितने ओज और तेज में, जितने सरस छंदों में उन्होंने काव्य का सृजन किया, उतने ही उत्कृष्ट अनुपम तूलिकाओं से उसको चित्रित भी किया। और वो चित्र पूरे देश में एक ऐसी चित्रकारी के रूप में जाने गए कि जहाँ के वो रहने वाले थे उस स्थल का नाम था किशनगढ़। उसको किशनगढ़ शैली के नाम से चित्रकला में जाना जाता है, पहचाना जाता है। आज उन्हीं अनूठे व्यक्तित्व यहाँ पर एक नाट्य रूपक के रूप में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दिल्ली की एक बहुत ही नाट्य कला से ओतप्रोत संस्थान 5 एलिमेंट थिएटर्स, नाटक का नाम है जहाँ ये प्रस्तुतिकरण हो रहा है, बनी ठनी से रसिक बिहारी। एक हिंदी के अमर चितेरे नर्मदा प्रसाद जी उपाध्याय की पुस्तक बनी ठनी इस रूपक की आधारशिला है। बनी ठनी के उस चरित्र को प्रस्तुत करने की जो परिकल्पना की है वो नर्मदा प्रसाद जी उपाध्याय ने की है। यहाँ पर जो उन चरित्रों को जीवंत रूप में जिएंगे उन कलाविदों का मैं आपको एक लघु परिचय करा रहा हूँ जो मंच पर वो प्रस्तुतिकरण देंगे। नागरी दास जी के रूप में रवि जी, बनी ठनी के किरदार को निभा रही हैं आशा सिंह जी, छोटी बनी ठनी के रूप में मान सिंह जी को आप देखेंगे। राजा राज रॉबिन जी और लाल कुंवरी निधि सक्सेना, बोलीवाला साकेत और रंजीत सिंह जी भरत किस्रू, शोध छात्र शिव और शोध छात्रा मानसी, और संत लोगों में श्रीहान, साकेत और नीरज। संगीत में जो संगत दे रहे हैं वे हैं राहुल मेहरा जी, और प्रकाश की जो व्यवस्था दे रहे हैं वो नीरज जी। इस समूचे नाट्य रूपक में जो आद्योपांत जीवंत रूप में जिन्होंने इसको हमारे समक्ष प्रस्तुत करने का एक रूप दिया, अभी कुछ दिन पूर्व वृंदावन में भी ब्रह्मकुंड के उस पावन पुण्य स्थल पर इसका मंचन हुआ था, और मंचन इतना सशक्त था कि आज रसखान की समाधि स्थल पर भी इस ताज बीबी की साधना की पूर्ण बेला को पूर्ण करते हुए यहाँ पर यह मंच किया जा रहा है, मंचन किया जा रहा है, जिसकी परिकल्पना और निदेशक राखी मानव। मैं मानव जी से अनुरोध करूँगा कि वे मंच पर आकर यहाँ के अपने इस नाट्य रूपक के बारे में प्रस्तुतिकरण। ये नाटक बनी ठनी एक खूबसूरत नाटक है, और बनी ठनी रसिक बिहारी कैसे बनी, जिनके पद को आज भी बिहारी जी के शयन आरती में अवश्य गाया जाता है, उसी की कहानी को दर्शाने के लिए नाटक है। थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है, अगर मैं सत्य बोलूं तो
कलाकार सारे रेडी हैं, लेकिन प्रभु इच्छा के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। तो अभी प्रभु ने सूरज देवता को थोड़ा और कम करना है, क्योंकि जब तक थोड़ा और कम नहीं हो जाएंगे तब तक नाटक का मज़ा नहीं आएगा। तो बस हम 5-10 मिनट का समय दीजिए हमको। जैसे ही सूरज देवता चले गए हैं, लेकिन अपनी किरणों के कुछ छींटे अभी भी छोड़ गए हैं, तो वो छींटे जैसे ही जाते हैं, आपके सामने पेश है ये खूबसूरत नाटिका बनी ठनी से रसिक बिहारी।
कितना सुंदर पद है, मैं तो कृष्णमय हो गया। अवश्य किसी बहुत बड़े भक्त का होगा। भक्त का नहीं, भक्तिन का कहिए। भक्तिन? अच्छा अच्छा, मीराबाई का है। मीराबाई का नहीं है, फिर? बनी ठनी का है। बनी ठनी? जी। कहीं आप उस वर्ल्ड फेमस पेंटिंग की बात तो नहीं कर रही जो इंडिया की मोनालिसा कहलाई जाती है? सच में वो बहुत सुंदर है। इनफैक्ट जब मैंने पहली बार देखा था उसे तो ऐसा लगा था जैसे जैसे विधाता ने उसे स्वयं अपने हाथों से सजा धजा कर इंद्र का अभिमान तोड़ने के लिए ही धरती पर भेजा है। लेकिन उस बनी ठनी पेंटिंग का इस पद से क्या संबंध? संबंध है, कैसे? पर मोनालिसा से बनी ठनी की तुलना करना ठीक नहीं। मोनालिसा इस दुनिया की स्त्री जान पड़ती है, परंतु बनी ठनी वो दैवीय है जो इस धरती की है, जिस पर राजा सावन सिंह रीझ गए थे। उनका सौंदर्य ही ऐसा था। उन्हीं बनी ठनी ने रसिक बिहारी नाम से ये पद लिखे हैं। दिलचस्प। जी। राखी जी जरा ये कहानी खुलकर सुनाइए। सुनाना क्या है, आइए बैठ कर देखते हैं। अच्छा, अरे चलिए चलिए देखते हैं। आइए। देखने का तो आनंद ही और। साहिबान, कदरदान, मेहरबान, देखिए जनाब, देखिए इस कमसीन और खूबसूरत लड़की को देखिए। ये केवल लड़की नहीं है बल्कि तराशा हुआ हीरा है, तराशा हुआ, जिसकी असली कीमत जान पाना नामुमकिन है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि ये इस जहाँ की है ही नहीं, इसे तो इंद्र सभा में होना चाहिए। इंद्र सभा में धरती पे उतरी हुई स्वयं अप्सरा है, अप्सरा। तो लगाइए बोली इस अप्सरा की और ले जाइए इसे अपने साथ। 25 अशर्फियाँ। अरे क्या जनाब, अब जनाब 25 अशर्फियों में तो इस अप्सरा की छोटी उंगली का नाखून भी ना मिलेगा। जरा दिल खोलिए। 50 अशर्फियाँ। अब बस जनाब, अब जनाब अब जरा इस हीरे को गौर से देखिए जनाब, गौर से देखिए। 75 अशर्फियाँ। और लगाइए जनाब। 150 अशर्फियाँ। वाह जनाब, ये हुई ना बात। लेकिन जनाब कहीं चंद अशर्फियों के लालच में ये खजाना हाथ से ना निकल जाए। 200 अशर्फियाँ। वाह जनाब वाह, अरे असली पारखी तो अब आए हैं। और लगाइए, और लगाइए। 210 अशर्फियाँ। 220 अशर्फियाँ। अरे बहुत खूब जनाब, बहुत खूब। 220 अशर्फियाँ 1, 220 अशर्फियाँ 2, 250 अशर्फियाँ। अरे बहुत बहुत जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। 250 अशर्फियाँ 1, 250 अशर्फियाँ 2, 250 अशर्फियाँ 3। लीजिए जनाब, लीजिए, ये हीरा आपका हुआ। और मैं गलत नहीं हूँ तो आप किशनगढ़ के महाराज राज सिंह जी है ना? गैयन ने तो परेशान कर रखो है। हुर्रा! चले गए महाराजा साहब। तो भैया जय ही महाराजा राज सिंह, राजा सावन सिंह के पिता है। उन्होंने वह छोरी है अपनी पत्नी, वह राजा सावन सिंह की विमाता रानी बाकावत जी की सरकार में नियुक्त कर दिया। और ये बात छोरी के लिए सौभाग्यशाली साबित भयो, क्योंकि रानी साहब भगवान श्री कृष्ण की परम भक्ति। उन्होंने गीता को छंदोबद्ध अनुवाद राजस्थानी में कियो, और उन्हीं की संगत में रहकर जो छोरी, या फिर जिसे हम बन्नो या बनी ठनी के नाम से जानते हैं, आगे चल के रसिक बिहारी बनी। और सावन सिंह, जिन्होंने नागरीदास के नाम से लगभग 69 काव्य ग्रंथों की रचना की। वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूबे हुए अखंड भक्त थे। भैया वो किशनगढ़ के 8वें राजा थे। वो भक्ति परायण ही नहीं बल्कि परमवीर भी थे। कहते हैं कि जब वो केवल 10 वर्ष के थे तो उन्होंने एक हाथी पर अपनी तलवार से ऐसा वार किया कि वो हाथी भाग खड़ा हुआ। क्या बात कर रहे हो भैया? अरे भैया, उनके वीरता की अनेक कहानियां प्रचलित हैं। कछु सुनाओ। परंतु अभी मुझे उनकी एक भक्ति की घटना याद आ रही है। जब वो वृंदावन पहुंचे तो उनकी कीर्ति नागरीदास के रूप में पहले यहाँ पहुंच चुकी थी, और सभी संतजन अपने नागरीदास के
स्वागत के लिए पहुंचे। हाँ नागरिकदास जी भी आने वाले हैं। सावन सिंह जी भी आए। राधे राधे भैया। राधे राधे। कोई बड़ो आदमी आ रहे का? सुनो है कि किशनगढ़ के महाराज सावन सिंह जी आ रहे हैं। अच्छा पर जाने की भीड़ क्यों है गई? राजा लोग विरोधी आवे जावे है, हम संतन ने दान देवे और चले जावे, पर आज कुछ ज्यादा ही संत आए गए। अरे भैया सुनने में आ रही कि आज हमारे नागरिकदास जी भी आ रहे क्या हैं। बात कर रहे हो भैया, अपने नागरिकदास जी? अरे उनके दर्शन करवे तू, हमारी आंखें कब से तरस रही है। राजा सावन सिंह जी की जय। राजा सावन सिंह जी की जय। राजा सावन सिंह जी की जय। ये तो राजा साहब अकेले ही दिखाई दे रहे हैं, हमारे नागरिकदास कितू हैं। हाँ मोए भी कहीं दिखाई ना दे रहे। सुनी व्यवहारिक नाम मोह ठाड़े दूर उदास दौरी मिले भरी नैन सुनी नाम नागरी ये दास। तो हमारे नागरिकदास जी की जय। 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 नागरिकदास जी की नागरिकदास जी की नागरिकदास जी की नागरिकदास जी की जय। नागरिकदास जी की जय। नागरिकदास जी की जय। नागरिकदास जी की कहते हैं 20 वर्ष की आयु में ही इन्होंने काव्य की रचना का आरंभ कर दिया था और 24 वर्ष की आयु तक आते आते कई काव्य ग्रंथों की रचना कर दी थी, जैसे मनोरथ मंजरी, विहार चंद्रिका, निकुंज विलास, भक्ति सार इत्यादि। लेकिन भैया जरा ये बताओ, हमारे सावन सिंह जी और बनी ठनी जी का मिलाप कब और कैसे हुआ? फिर दोनों साथ वृंदावन में कब और कैसे रहने लगे? इतने सारे सवाल और वो भी एक साथ। जरा धीरज धरो भैया, धीरज, आज सब पता चलेगा। सावन सिंह जी और बनी ठनी ने एक दूसरे को पहली बार यूं देखा। महाराज कुंवर सावन सिंह एक बार जंगल में शिकार खेलने निकले। अच्छा। और उन्हें एक सुंदर हिरन दिखाई दी। हिरण हमें दे दीजिए, ये हमारा शिकार है। नहीं, यह हिरण मैं आपको नहीं दूंगी, यह मेरी शरण में है। आप जानती हैं आप किससे बात कर रही हैं? जी, मैं क्षमा चाहूंगी अपनी निश्चलता के लिए, किंतु आप जो भी हैं विधाता नहीं हो सकते और आपको कोई अधिकार नहीं है निर्दोष जीव का जीवन लेने का, वो भी केवल अपने मनोरंजन के लिए। आपकी इस वाक पटुता ने हमें बहुत प्रभावित किया है, किंतु हम अपना अधिकार कदापि नहीं छोड़ेंगे। बात अधिकार की नहीं है, बात है पशु के सम्मान की और इनके जीवन की। क्या हुआ बन्नो? देखिए ना मासा। मासा, आप? खड़ीखंबा माँ साहब, तो ये आपकी सेविका है, इनसे कह दीजिए कि हमारा शिकार हमें वापस कर दें। क्षमा रानी साहब, किंतु जो भी हो जाए मैं ये हिरण इनको नहीं दूंगी, यह मेरी शरण में है और आप मुझे इसके लिए कोई भी दंड दे सकती हैं। बन्नो, आप इस हिरण का उपचार करिए। और सावन, बन्नो बिल्कुल ठीक कह रही है, इस हिरण को बन्नो की शरण मिलनी ही चाहिए। मैं समझ गया माँ साहब।
बनी ठनी हती और सावन सिंह को जे उनते पहलो परिचय। सावन सिंह हिरने तो भूल गए, लेकिन बनी ठनी है ना भूल पाए। वो एकदम पहनी नजरनते सृष्टि के विधाता द्वारा रचित बाकी जीवंत सुंदरताएं निहारते रह गए। और फिर अपने महल लौटिया। वो भूल गए कि वो एक पुत्र के पिता हैं। वो भूल गए कि वो एक पतिव्रता पत्नी लाल कुमरी जी के पति हैं। उनको परेशान देख लाल कुमरी जी ने कई बार उनसे पूछना चाहो कि क्या बात है, तुम क्या इतना परेशान रहते हो, लेकिन सावन सिंह के मुंह से एक शब्द ना निकला। फिर एक पूर्णमासी की रात उनको परेशान देख लाल कुमरी जी आई। यदि देव के हृदय में कोई और छवि प्रविष्ट हो गई हो तो कृपया करके मुझे बताइए देव। मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, किंतु मैं आपका ये मलिन चेहरा नहीं देख सकती देव। मैं प्रयत्न करूंगी कि मैं उसे आपके समक्ष ले आऊं देव। जवाब दीजिए देव। देव, आप सुन रहे हैं देव? देव, कुछ तो जवाब दीजिए। पन्नो, क्या कहा आपने? पन्नो? आपकी मौत से आपकी सेविका मगर आप क्या वैसे कौन करेगी पिताजी? देव, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं देव? आप अपने हृदय में किसी और का स्थान कैसे दे सकते हैं? आपके पुत्र का क्या होगा? समाधि का क्या होगा देव? वो मात्र सुंदरी है। क्या मैं सुंदरी नहीं देव? कवित्री भी। आपके हृदय में किसी और के लिए मधुर स्थान कंठी कैसे भी। हो सकता है देव? न्याय प्रिय भी, शीलवती भी। देव, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया देव? जवाब दीजिए मुझे। मैं उससे कोई शारीरिक सुख नहीं चाहता, केवल उसका सानिध्य चाहता हूं। ठीक है देव, मुझे स्वीकार है। आपकी प्रसन्नता में ही मेरी प्रसन्नता है, और मैं कर भी क्या सकती हूँ? लेकिन बनी ठनी से सावन सिंह का मिलना इतना आसान नहीं था। इस मिलन में हो रही देरी ने उन्हें बहुत विचलित कर दिया। वे मदिरा पान करने लगे और राजकाज में उनकी रुचि कम होने लगी। वे अक्सर उस बगीचे में जाया
चितेरे चित्र बनाया करते थे। और एक दिन उनकी नजर एक ऐसे चितेरे पर पड़ी जो कोने में बैठा चुपचाप चित्र बना रहा था। बहुत सुंदर। कुंवर साहब, प्रणाम कुंवर। तुम्हारा नाम क्या है? जी, मोरध्वज निहाल चंद। और ये किसका चित्र है जिसमें युवती पेड़ के नीचे बैठी है और मोर इसे घेरे हुए खड़े हैं? बताओ, शर्माओ मत। जी अन्नदाता, ये केकड़ी के राव राजा की सुपुत्री सुमित्रा का चित्र है। बहुत सुंदर। और जिस सुंदरता से तुमने इसे बनाया है उससे लगता है कि तुमने इसे दिल में बसाया हुआ है। जी आपने बिल्कुल उचित समझा। मैं इनसे प्रेम करता हूँ। और वो? जी वो भी। हम परिणय बंधन में बनना चाहते हैं। क्या तुम उनसे मिलते हो? जी। तब तो तुम पर ठाकुर जी की विशेष कृपा है जो तुम अपनी प्रियसी से मिल सकते हो, उसके साथ समय बिता सकते हो। एक और मैं। अच्छा, क्या तुम मेरे लिए चित्र बना सकते हो? जी बिल्कुल कुंवर साहब। नहीं तो वो कोई राजकुमारी नहीं, एक सेविका। कोई बात नहीं, आप बताते जाइए, मैं बनाता जाता हूँ। सौम्यता के आभूषण पहने हुए। अद्भुत। क्या तुम मुझे भी चित्रकारी सिखाओगे? बिल्कुल कुंवर साहब, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। अब तुम मेरे मित्र हो। ठीक है कुंवर साहब। मेरा मतलब है सावन सिंह जी। और इस तरह दोनों की मित्रता हुई जो सूर्योदय और सूर्यास्त के साथ और गहरी होती गई। निहाल चंद जानते थे कि बनी ठनी राजा सावन सिंह के हृदय में वास करती है, परंतु वो ये नहीं जानते थे कि बनी ठनी क्या सोचती है। एक दिन दोनों ने एक युक्ति निकाली। निहाल चंद ने एक चित्र बनाया जिसमें राजा सावन सिंह एक पत्र रहित पेड़ के नीचे बैठे और पास ही एक मोरनी मुस्कुरा रही है। चित्र किसी तरह बनी ठनी तक पहुंचा दिया गया। अनुकूल प्रतिक्रिया हुई। बनी ठनी ने भी एक चित्र बनाकर भेजा जिसमें पत्र रहित पेड़ के नीचे वो घायल अवस्था में पड़ी हुई है और पास ही एक मोर प्रसन्न मुद्रा में खड़ा हुआ है। राजा सावन सिंह उस चित्र का अर्थ तुरंत समझ गए और बनी ठनी से मिलने के उपाय सोचने लगे।
जिस घड़ी की तुमको प्रतीक्षा थी वो भी अब अवसर मिलते ही बन्नों से मिल जाएंगे। क्या हुआ? आप लोग रुक क्यों गए? महारानी सा का आदेश है। जैसे आपकी आज्ञा। क्या हुआ? आप लोग रुक क्यों गए? महारानी थक गई है और वो विश्राम करना चाहती है। ये कोमलांगनी भी तो थक चुकी होगी। उनसे कह दीजिए कि एक कोस दूर हवेली में रात्रि विश्राम की व्यवस्था है। जी। जरा सुनिए। क्या आप हमसे रात्रि में मिलने का प्रयास करेंगे? आपके सामने कैसे बैठ सकती हूँ? आप एक साधारण सेविका नहीं हैं। मैंने जब से आपको देखा है, आपके गुणों को जाना है, तब से आप मेरे हृदय में वास करते हैं। मैं केवल आपके और आपके गुणों के विषय में सोचता हूँ और केवल आपका सानिध्य चाहता हूँ। मेरा यह प्रणय स्वीकार कीजिए। वर्षा, हृदय में किसी को स्थान देना तो बहुत आसान होता है, लेकिन समाज के सामने स्वीकार करना आपके कहने से मेरा अतीत, मेरा इतिहास और आपका वर्तमान नहीं बदल जाएगा। जो सत्य है वो सत्य है और मैं दासी पुत्री हूँ, यही मेरा सत्य है। या फिर जिस धरातल पर आप हैं, उस धरातल पर स्वयं को लेकर आऊंगा। मैं वचन देता हूं, उस अंतर को मिटा दूंगा और आपकी देह को स्पर्श नहीं करूंगा। ये प्रणय एक सच्चा प्रणय था। बन्नों को पा सकते, लेकिन उनका प्रेम दैवीय था। वे बन्नों के गुणों के कारण, विशेष रूप से उनकी काव्य की प्रतिभा के कारण निकट आए। इससे उनकी विमाता श्री बाकावत जी को भी कोई आपत्ति नहीं हुई। सावन सिंह जी ने किशनगढ़ में एक रंगशाला का निर्माण कराया, जहां पे वे दोनों राजकुमारी सुमित्रा, निहाल चंद, चित्रकार, कलाकार, कला, नृत्य आदि सीखते सिखाते थे। इसी रंगशाला के उद्घाटन समारोह में महाराजा राज सिंह जी पधारे। सावन सिंह जी के पिता
जहां पर नागरीदास जी ने और बनी ठनी जी ने पाठ किए। आई बरसाने थे अकेली को जसोदा पे, हो आई बरसाने थे अकेली को जसोदा पे। ग्वार ने भिजोई डारी ग्वार ने भिजोई डारी, खायल बीज बह गयो। सोनीपुर भानते सोनीपुर भानते दुलारी चली कीरते की, धूम मची परी भारी धूम मची परी भारी, गाली गोश छह गयो। नागरी चमकी रही नागरी चमकी रही, चहूर चपलासी। नागरी चमकी रही चहूर चपलासी, मेरे घन श्याम शब्द हो लोक है गयो। घर लाल तर लाल के किसुक पीक लाल, घुमड़ो गुलाल ब्रज लाल मई है गयो। घुमड़ो गुलाल ब्रज लाल मई है गयो। आई बरसाने ते अकेली को जसोदा पे, ग्वार ने भिजोई डारी खेल बीज बह गयो। आप भी अपने नए पद सुनाइए। રહ્યો છે ખયાલ, ફાગુનિયાળો ડુમરી, રહ્યો છે ખયાલ। કુંજ ભૂમિ સા લાલ લાલ હુઈ, હુઆ લાલ तमाल। कुंज भूमि सो लाल लाल हुई, हुआ लाल तमाल। उड़ी गुलाल की लाल घूंघट में झलके बेड़ा बाल। उड़ी गुलाल की लाल घूंघट में झलके बेड़ा बाल। सखी लाल लाल बिहारी, सखी लाल लाल बिहारी, रसिक बिहारी लाल, रसिक बिहारी लाल। नागरीदास एक राजपूत सिंह से दास बन जाए, इससे बड़ा कोई अपराध नहीं। पिताश्री, ये समस्त संसार उनकी चरण धूली है और वो स्वामी, तो हम सब क्या हुए? मानता हूं उनकी इच्छा के विरुद्ध एक पत्ता नहीं हिलता, लेकिन तुम अपना कर्तव्य अपना कर्म भूल रहे हो। मत भूलो, तुम पर किशनगढ़ के भविष्य का भार है। जहां तुम्हें चक्रव्यूह की रचना करनी चाहिए, वहां तुम ये काव्य रचना कर रहे हो। ये भी तो प्रभु की इच्छा है। तुम किशनगढ़ के उत्तराधिकारी हो, तुम्हें ये सब शोभा नहीं देता। जो किशन का हुआ
महाराज का यह निर्णय नागरी दास के लिए वरदान साबित हुआ। बनी ठनी राजा सावन सिंह के साथ श्री कृष्ण भक्ति में सहधर्मणी थी। कहा जाता है निहाल चंद ने कृष्णगढ़ में राधा कृष्ण के जो चित्र बनाए हैं उनका मुख्य आधार नागरीदास द्वारा रचित पद है। वैसे तो किशनगढ़ में निहाल चंद से पहले और बाद में बहुतेरे चितेरे हुए, लेकिन ये कलम निहाल चंद के नाम से जानी जाती है। इस शैली के चित्र देश भर के संग्रहालयों में संरक्षित हैं। राधा के जिस रूप का उल्लेख नागरीदास जी ने किया है, उनके अलावा कुंज, ब्रज और यमुना की शोभा भी इन चित्रों में जीवित होती है। राधा की तरह कृष्णगढ़ शैली की नारियों को भी सजाया है। लंबा चेहरा, नुकीली थोड़ी, घुमावदार भौहें और लंबे केश इनकी विशेषताएं हैं। सम्मिलित हो जाते हैं। इन चित्रों में निहाल चंद ने मन के प्रसंग ही नहीं बांधे, अपितु मन के सिंदूरी पलों को भी बांधा। राजा नेमीचंद, जो कि सुमित्रा के पिता और बहादुर सिंह के ससुर थे। सुमित्रा और निहाल चंद तो आपस में प्रेम करते थे ना? उनका तो विवाह होने वाला था। अरे सुनो तो, हाँ तो वो चाहते थे कि बहादुर सिंह को राजगद्दी मिले, लेकिन नागरीदास के ससुर चाहते थे कि जो उत्तराधिकारी है उसे राज मिले। पर नागरीदास जी को तो राजपाट पे कोई लोभ नहीं था। हाँ, बहादुर सिंह ने महारानी के निर्णय की प्रतीक्षा भी नहीं की और खुद को राजा घोषित कर लिया। और इधर नागरीदास जी अपने परिवार के साथ किशनगढ़ छोड़कर निकल गए। वो रास्ते में अपने परिवार से बिछड़ गए। बहुत समय तक उनका कुछ पता नहीं चला। कहाँ चले गए थे वो? सभी लोगों ने उन्हें इधर उधर ढूंढा। बनी ठनी और निहाल चंद उन्हें खोजे रंगशाला गए, लेकिन वो भी ध्वस्त हो चुकी थी। कैसे? और सुमित्रा का विवाह बहादुर सिंह से कैसे हो गया? उनके पुत्र का क्या हुआ फिर? नागरीदास फिर मिले कि नहीं? अरे इतने सारे सवालों का जवाब दूंगा
तो बहुत समय लग जाएगा। इसके लिए तुम नर्मदा प्रसाद उपाध्याय जी की पुस्तक बनी ठनी प्रेम कथा से चित्रकला तक में पढ़ लेना। अच्छा ठीक है, पर ये तो बताओ कि वो फिल्म मिलेगी नहीं? वो दोनों पूछते पाछते पांडुलोक पहुंचे। वहाँ मिले? हाँ, वहाँ मिले। भाखड़ा लौट जाओ और वहां हमारे पुत्र सरदार सिंह का ख्याल रखना। ठीक है, जैसा आप उचित समझे। और आप? हम ब्रज जाएंगे, वहां घनानंद के आश्रम में रहेंगे। जी। घनानंद जी के आश्रम में एक सन्यासी का जीवन जीने लगे। एक दिन समाचार आया, महारानी लाल कुंवरी उन्हें याद कर रही है तथा उनका जो पुत्र एक कुशल योद्धा और एक अच्छा खासा जवान हो गया है वो भी उन्हें याद कर रहा है तथा कहा है कि भाखड़ा की सेना लेकर बहादुर सिंह से अपना अधिकार वापस ले लेना चाहिए। नहीं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। मेरी राजकार्य में कोई रुचि नहीं। मैं कृष्ण की भक्ति में डूबना चाहता हूं और अनावश्यक युद्ध में क्या लाभ। लेकिन आपको उनका अधिकार अवश्य दिलाना चाहिए, आपका दायित्व है। और यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो लोग मेरी आलोचना करेंगे। तुम ठीक कहती हो बन्नो, पर मेरी युद्ध में कोई रुचि नहीं। मैं युद्ध नहीं करूंगा। यदि आपकी यही इच्छा है तो ठीक है। आपकी जगह आपके पुत्र सरदार सिंह का अंगरक्षक बनकर मैं युद्ध में जाऊंगी। मैं उन्हें उनका अधिकार दिलाऊंगी। आपके पास आने मुझे केवल पढ़ना लिखना ही नहीं, तलवार चलाना भी सिखाएंगे। मैं केवल सावित्री ही नहीं, डाक्टर भी हूं।
और उन्हें आधा राज्य दिया। खम्मा घड़ी राजा साहब। खड़े गंबा, कहिए रणजीत सिंह, आज राज कार्य छोड़कर इस नागरीदास की रंगशाला का रास्ता कैसे याद आया? ऐसी बात नहीं है राजा साहब, आप हमेशा से हमारे बड़े महाराजा साहब रहे हैं। हम हमेशा से यही चाहते थे कि आप महल में रहे, ना कि इस रंगशाला में। और आज मैं आपसे एक मित्र के भांति मिलने आया हूँ और एक निवेदन भी करना चाहता हूँ। कहिए, क्या बात है? महाराज साहब, मैं आपसे एकांत में निवेदन करना चाहता हूँ। रुकिए बन्नो। रणजीत सिंह, आपको जो कुछ भी कहना है बन्नो के सामने कहिए। महाराज साहब, मेरी आपसे निवेदन है कि आप महल लौट चलिए। क्यों, क्या हुआ? नगर में आपकी बहुत लोग निंदा हो रही है। ऐसा क्या काम कर दिया हमने? आपने कुछ नहीं किया, किंतु जब से आपने महल छोड़कर इस रंगशाला में इनके साथ रहना शुरू किया है, तब से लोग बस अब इससे आगे एक शब्द भी नहीं कहेंगे आप, वरना हम भूल जाएंगे कि आप हमारे मित्र हैं। रंजीत सिंह जी, आप थोड़ी देर के लिए दुर्भाग्य जिसकी नियति हो उसके लिए वरना बहुत मुश्किल होता है। मैं फूल नहीं, चाहकर भी फूल नहीं हो सकती कि देव की मूर्ति पर चढ़ सकूं। मैं केवल सेविक हूं, अछूत हूं, अकुलीन हूं। आपके द्वारा किया गया कोई भी पुरस्कार मेरे इस भाग्य को नहीं बदल सकता। जो भी कुछ मुझे आपके सानिध्य से मिला वो मेरे पूर्वजन्मों का सुबह हो सकता है। और इस जन्म में मैंने जो भी पुण्य किए उसका सुफल मुझे अगले जन्म में मिलेगा। इसलिए अवसर आ गया है कि हम दोनों अपने अपने रास्ते लौट जाएं। मैं अब कृष्ण की भक्ति में डूबना चाहती हूँ और आप महल में वापस लौट जाएं। बन्नो,
पूर्व जन्म के पुण्य और भाग्य पे भरोसा रखते हैं तो फिर सुनिए, आपका दुर्भाग्य ही मेरा भाग्य है और मेरे पूर्व जन्म के पुण्य अब मेरी नियति। इस जन्म में तो मैं आपसे अलग नहीं हो सकूंगा। साधु के वस्त्र पहनकर सदा के लिए ब्रजवासी हो गए। उन्होंने वृंदावन में एक मंदिर का निर्माण करवाया, जहां वो सदा ही श्री कृष्ण की आराधना में डूबे रहते थे। वहां साधुओं और संतों का जमघट लगा रहता था। वे सब भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणगान करते थे। उन्हीं लीलाओं में एक लीला थी, सांझी लीला। मध्यकाल में राजस्थान क्षेत्र में ये बहुत प्रसिद्ध थी। ये एक ऐसा लोक पर्व है जिसमें संध्या की उपासना की जाती है। उत्तर भारत में तो कुमारी कन्याएं भित्तियों पर गाय के गोबर और मिट्टी से प्रतिदिन नई नई रचनाएं करती। राजा सावन सिंह के समय देवालयी संस्कृति में ये श्री राधा जी की सांझी के रूप में प्रतिष्ठित हुई, जो गाय के गोबर से और मिट्टी से नहीं बनाई जाती, अपितु पुष्पों से और रंगों से बनाई जाती है। महाराजा सावन सिंह यानी हमारे नागवीदास जी सांझी लीलाओं को देवालयों से बाहर लेकर आए। उन्होंने उत्सवों और मेलों का आयोजन शुरू किया। आज उनका लिखा हुआ एक पद है, उसकी 2 पंक्तियां हैं। नागरिया दो कुसुम के मांझ, सांझी पूजत पिय मिले, परम सलोनी सांझ। आप भी कुछ सुनाइए। सांझ समय जमुना के कूले फूल लेत फल पाएरी, लतन ओट सोनिक से अचानक नैन सुनैन मिलाएरी। महामुदित वश भानु भवन में गावत गीत सुहाएरी, सांझी के पूजन वृंदावन
भक्तमय मन भाएरी। सांझ समय जमुना के कूल फूल लेत फल पाएरी। बनो आप भी सुनाइए। खेले सांझी सांझ प्यारी, खेले सांझी सांझ प्यारी। गोप कुंवर साथनी लिया, साथे चावसों चतुर सिंगारी। फूल भरी फिरे फूल नैन जो, फूल रही फुलवारी। रहिया ठगिया लखी रूप लालची, प्रियतम रसिक बिहारी। आप दोनों के पदों में हम खो जावे। और रसिक बिहारी जी, आपने जो सांझी के पदों ने रचो है वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर। हाँ बिल्कुल, ब्रजभूमि के मंदिर में जितने सुंदर सांझी बनाए जावे उतने ही मनमोहक आप दोनों के जेब पर है। आपे पतो जा सांझी कल्पतरु कहा जावे और आज आप ही के कारण जे पौराणिक स्थल पे सांझी महोत्सव का आयोजन किया गया। नहीं नहीं, मेरे कारण नहीं, मेरे प्रभु श्री कृष्ण के कारण। वो तो सब सांझी महोत्सव का आनंद है। सावंत सिंह, वो तो राजा थे, क्या मोल हो सकता है जो बनी ठनी के हाथों बिकते वो छोटी सी पन्नों जो 250 रुपयों के लिए दिल्ली के बाजार में बिकी थी, वो रसिक बिहारी बनकर बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। राखी जी, अब तो शयन आरती का आनंद ही और होगा। चलिए, बिहारी जी की शयन आरती का समय हो रहा है, चले। बोलो बंसी वाले की जय, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, बोलो गोकुल के नंद लाल की जय, जय श्री राधे।
सभी कलाकारों ने बहुत ही सजीव नाट्य प्रस्तुत किया। हाव भाव कथा के अनुरूप थे और पृष्ठभूमि से जो सूत्रधार की भूमिका का परिचय दिया जा रहा था वह भी बहुत ही सशक्त था। उसकी परिकल्पना निर्देशक के अपने गुणों का गान कर रही है। आज के इस सुरम्य वातावरण में मैं आदरणीय वर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वे मंच पर पधारें और राखी मानव का सम्मान करके श्री सिकरबार जी मंच पर पधारें। यह प्रस्तुति वृंदावन में और यहाँ भी जो हुई है, इस कार्यक्रम के उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद, उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग एवं राजकीय संग्रहालय मथुरा तो है ही, इसके अतिरिक्त जो बहुत बड़ी अहम भूमिका प्रस्तुत की है इस नाट्य रूपक को प्रस्तुत करने में, वो ब्रज संस्कृति शोध संस्थान के सचिव श्री लक्ष्मी नारायण जी तिवारी जी इसमें बहुत ही संलग्न रूप से रहे हैं और इसकी जो भूरी भूरी वो प्रशंसा अब तक कर रहे थे, वो आज हमने अपने नेत्रों से देख करके वास्तव में उसकी प्रशंसा लाई। सावंत सिंह की जो भूमिका में थे और बनी ठनी की भूमिका में थे, उन कलाकारों का स्वागत श्री लक्ष्मी नारायण जी। देखिए, कलाकारों का तो सभी का स्वागत है और सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, ये न समझा जाए। परंतु ब्रज में एक परंपरा रही है कि जो स्वरूप हैं उनकी एक प्रतिष्ठा होती है, तो इसलिए महाराजा नागरीदास जी और सावंत सिंह जी का सम्मान है और आप सब लोगों का भी उतना ही सम्मान है। पर चूंकि ब्रज की एक अपनी परंपरा है तो ये इसलिए